आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो मेनली ऑपरेटर्स पे होने वाला है। इसको डिस्कस करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे आज। थोड़ी सी ये चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोग्राम है हैशटैग इंक्लूड। अभी लिखना नहीं है आपको, मैं जब लिखने के लिए बोलूँगा जब लिख लेना आपको। ये आपके लिए आपका लेवल अब इतना हो जाना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। फर्स्ट लाइन से हमने कंपाइलर से बोला कि stdio.h नाम की एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर ले। इस हेडर फाइल के अंदर हमारे पास में printf scanf का प्रोटोटाइप हो जो कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। जैसे ही इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी तो एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में x को 4 बाइट्स की एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। x इक्वल टू 404 में पहले 404 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला जाएगा। फिर इस बाइनरी इक्विवेलेंट को इस 32 बिट्स के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। 32 बिट्स मतलब कि वही 4 बाइट्स जिसमें हम शुरू से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जब printf पढ़ेंगे %d\n तो %d की जगह पर printf समझ जाएगा कि यहाँ पर %d की जगह पर एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो वो इस x का जो बाइनरी यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर जो बाइनरी उसको निकालेगा, वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। फिर उस डेसिमल को यहाँ पर रख देगा और printf के लिए यहाँ पर डेसिमल नहीं बल्कि वो एज अ स्ट्रिंग एक्ट करेगा। स्ट्रिंग मतलब कुछ नहीं, स्ट्रिंग मतलब अक्षर। printf को, कंप्यूटर को, सिस्टम को कोई मतलब नहीं कि 4 का मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है। उनके लिए सिर्फ ये 4 एक अक्षर है, 0 एक अक्षर है, ये 4 वही अक्षर है। 4 जैसे कंप्यूटर 4 को ट्रीट करेगा, 0 को ट्रीट करेगा, वैसे ही कंप्यूटर A B C को भी ट्रीट करता है। उसके लिए, कंप्यूटर के लिए इन सब चीज़ों का कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। रिटर्न 0 से 0 ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न हो जाएगा और ये सब रैम में से इरेज हो जाएगा। अब आपके मन में इस टाइम ये सवाल आ जाना चाहिए था कि इरेज कैसे होगा, क्योंकि हमने सीखा है कि एक सबसे बेसिक यूनिट की बात करते हैं, एक जो बिट रहता है उसमें या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, खाली तो वो रहता नहीं है। तो इधर बात आती है, हमने जब सीपीयू पढ़ा था तो उसका एक पार्ट हमने समझा था रजिस्टर एक कॉपी होती है जिसमें कि सारे प्रोग्राम्स की एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम का नाम लिया a.out। अब जब a.out रनिंग है तो a.out की रजिस्टर में एंट्री होगी, उसके अंदर एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन की एक एंट्री होगी और इनके हिसाब से रैम में मेमोरी एलोकेट होगी, वैल्यू असाइन होगी, सब कुछ जो भी हमने काम किया वो सब कुछ होगा। यहाँ पर लास्ट में जब रिटर्न 0 हो जाएगा तो रजिस्टर में से ये सारी एंट्रीज डिलीट होगी, ना कि रैम में से कुछ इरेज होगा। रैम में तो कुछ इरेज हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर कभी खाली जगह हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद में इसके ही जैसा एक और प्रोग्राम है हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main। x नाम का एक वेरिएबल जो int टाइप का है और printf। आप सोच रहे होंगे कि आप में से कुछ लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम गलत है, क्योंकि जब x को कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो फिर वैल्यू प्रिंट कैसे होगी। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर, मतलब आप में से जो मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर एक कंपाइलर एरर आएगा।
कुछ लोग बोलेंगे कि इसकी वैल्यू 0 आएगी क्योंकि हमने अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। और एक थर्ड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन मान लेते हैं और ये फर्स्ट ऑप्शन मान लेते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि कंपाइलर एरर आएगा, कुछ लोग सोचेंगे कि 0 आएगा, और थर्ड के बारे में हम आउटपुट आने के बाद बात करेंगे। अभी के लिए हम इस प्रोग्राम को टाइप करके देखते हैं। आपको ये प्रोग्राम पूरा लिखना है अभी एग्जाम्पल में। अब देखो, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। इस पर्टिकुलर कमांड से ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। इसका मतलब कि ये जो पॉसिबिलिटी थी ये गलत हो चुकी है। इस प्रोग्राम में कोई भी कंपाइलर एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही प्रोग्राम है, ये रन भी करेगा। अब सवाल ये उठता है कि आउटपुट क्या आएगा। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आपके सामने आउटपुट आ रहा है कुछ ऐसा 10530008। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है, ये जो प्रिंट होता है इस केस में जब हम किसी भी चीज़ को वैल्यू असाइन नहीं करते, वो होती गार्बेज वैल्यू। अब आप बोलेंगे कि गार्बेज वैल्यू आती कहाँ से है, तो इसका रीज़न मैंने अभी बताया था ऊपर कि रैम कभी इरेज नहीं हो सकती। मतलब फॉर एग्जांपल कोई से 4 बाइट्स हैं, ये हमने x को एलोकेट कराया int x लिख के, ये 4 जो चीज़ें थी, ये 4 बाइट जो थे ये x को मिल गए। फॉर एग्जांपल एक किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में यहाँ पर वैल्यू रखी गई 0, मतलब सॉरी, इस पर्टिकुलर में डेसिमल वैल्यू रखी गई 10। अब उस प्रोग्राम के बाद में वो प्रोग्राम में रिटर्न 0 स्टेटमेंट आ गया, मतलब कि वो प्रोग्राम एंड हो गया। अब ये जो प्रोग्राम चल रहा था इसकी रजिस्टर में जो एंट्री थी वो गायब हो गई, लेकिन इसमें जो 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट रखा था वो अभी भी इसमें ही है। अब नेक्स्ट टाइम ये 4 बाइट्स जिस भी वेरिएबल को एलोकेट होंगे, ये वैल्यू ऐसी की ऐसी उसके पास पहुंच जाएगी। मतलब कि गार्बेज वैल्यू का रीज़न भी इनडायरेक्टली यही हुआ। फिर से आपको ये थ्योरी में लिखना है। सबसे पहले कि आप ये जो चीज़ है इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिए। आउटपुट में जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ टर्मिनल पे, ये आउटपुट पूरा लिख लीजिए और रिमार्क में लिखिए दिस गार्बेज वैल्यू इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज अ बिट कैन नेवर बी एम्प्टी। ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट लेक्चर में, या फिर डेटा इन फाइल्स वाले सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट ऑफ मेमोरी के साथ में कि एक बिट में या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, वो खाली हो ही नहीं सकती। उसके बाद में अब हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर में सिर्फ थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको थोड़ी सी ये थ्योरी मैनेज करनी पड़ेगी। सबसे पहला लिख लीजिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बिना प्रोग्रामिंग में कोई भी काम हो ही नहीं सकता। मोस्ट प्रोबेबली हर स्टेटमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर होता ही है। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू। फॉर एग्जांपल हम जब लिखते हैं, आप पूरा लिखिएगा ये एग्जांपल, x इक्वल टू 10, तो वी आर assigning
10 to x, मतलब असाइनिंग के काम जो ऑपरेटर आता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोस्ट प्रोबेबली एक ही यूज़ होता है, वो होता है इक्वल टू। सेकंड की हम बात करें, सेकंड होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे फर्स्ट आता है प्लस। प्लस का बताने की ज़रूरत नहीं है, एडिशन के काम आता है। सेकंड आता है माइनस, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सब्ट्रैक्शन में काम आता है। सब्ट्रैक्शन किसका किससे, तो फॉर एग्जांपल 10 - 3 लिखते तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हम 10 में से 3 को माइनस कर रहे हैं। लेफ्ट में से राइट का ऑपरेशन होता है। हमेशा, हर केस में। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये डिटेल पे हम कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये डिटेल मालूम होगी, लेकिन फिर भी अभी के लिए आप ये लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट डिटेल। थर्ड इज़ मल्टीप्लिकेशन, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लिकेशन करने में काम आता है। फोर्थ इज़ डिवीज़न। डिवीज़न के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है, पर्टिकुलरली डिवीज़न के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज़ होता है, स्लैश, इक्वल टू डिवाइड। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये जो स्लैश है और बैकस्लैश एन में जो स्लैश आता है वो ये होता है। तो ये बैक की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको बैकस्लैश बोलते हैं। ये फ्रंट की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको फ्रंट स्लैश बोलते हैं। फ्रंट स्लैश जो होता है वो डिवाइड को डिनोट करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, वो होता है परसेंट। ये होता है मॉड्यूलस। डिवाइड का एग्जांपल आप ले लीजिएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर पे हमें फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ ऑपरेटर पे फोकस करना है। इसमें भी लेफ्ट में से राइट का ऑपरेशन होता है। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि ये रिमाइंडर प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल 10% 3। तो अब और इस 10 लेफ्ट में से जब राइट का ऑपरेशन होगा, तो 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 9 और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 10% 3 का आंसर आएगा 1। और फॉर एग्जांपल 10% 2 है, तो 10 जब 2 से डिवाइड होगा तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, इसलिए 0। एक लास्ट और कंडीशन होती है, बताता हूँ कैसे। 10% 15। इस केस में जो ये वाला नंबर है ये ही आएगा। इसको डायरेक्ट हम करके देखते हैं, लेफ्ट में से राइट को डिवाइड करना, तो 10 डिवाइडेड बाय 15। अब इधर आप देखेंगे कि 10 जो है वो ऑलरेडी 15 से छोटा है, इसलिए इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो 15 0 से 0, और ये -10 - 0 फिर से 10 आ जाएगा, और ये रिमाइंडर हो जाएगा। ये हमारे हो गए 5। उसके बाद में 6th आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सेवंथ एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है माइनस माइनस। फॉर एग्जांपल कहीं पे x प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू को 1 से बढ़ाया जाए। इसका मतलब ये होता है x = x + 1। अगर कहीं पे x माइनस माइनस लिखा है, तो इसका मतलब होता है x = x - 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, x प्लस प्लस और x माइनस माइनस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इनका बहुत मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस टाइप के स्टेटमेंट्स का। तो इसके मतलब आपको एकदम से याद आना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 8th पे। इसको हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे। इसका नाम लिख लीजिए आप, प्लस इक्वल टू। एग्जांपल लिख लीजिए x + = 10। इसका ये मतलब होता है कि x = x + 10।
एक होता है माइनस इक्वल टू एक्स माइनस इक्वल टू 10, तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 10। सेम आपका मल्टीप्लाई के लिए होता है। मल्टीप्लाई के लिए आपने इधर ऊपर गलती से मैंने आपको ये क्रॉस लिखवा दिया, क्रॉस को आप स्टार कर लीजिए। कंप्यूटर में स्टार का मतलब मल्टीप्लाई से डिनोट होता है, तो स्टार इक्वल टू में आप एग्जांपल लिख लीजिए एक्स स्टार इक्वल टू 5 में लिख लीजिए एक्स इक्वल टू एक्स स्टार 5। याद करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली आपको समझ आ गया होगा। ये सिर्फ रीअरेंजमेंट है इस पूरे स्टेटमेंट का। इसकी जगह पर हम ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मान लीजिए हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो मान लीजिए 10 अक्षर का है, तो हमें ये 2 बार लिखना ना पड़े, इसीलिए सिर्फ हम इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। यही आपका डिवाइड इक्वल टू के लिए भी सेम स्टेटमेंट होता है और परसेंटेज इक्वल टू के लिए भी सेम स्टेटमेंट होता है। मैं टाइम वेस्ट करके सबके एग्जांपल नहीं लिखाऊंगा, लेकिन आपको इधर कुछ एग्जांपल मन से बना के लिखना है। वेरिएबल का नाम भी आप कुछ भी ले सकते हैं और वैल्यू भी आप कुछ भी ले सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर। फिर थर्ड टाइप के ऑपरेटर होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आपको लिस्ट करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके आगे आप लिख लीजिएगा पूरा पूरा। ये होता है लेस देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लेस देन, सॉरी ये लेस देन और इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद में फिफ्थ जो होता है वो होता है इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू। ये होता है इक्वालिटी चेक। इसके बारे में मैं अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा आपको। सिक्स्थ होता है एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू, ये होता है नॉन इक्वालिटी चेक। अब हमने जब सीपीयू डिस्कस किया था तो सीपीयू में हमने एएलयू डिस्कस किया था। एएलयू में एक अरिथमेटिक यूनिट होती है, एक लॉजिक यूनिट होती है। अरिथमेटिक यूनिट के पास में जो वो स्टेटमेंट जाते हैं जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। लॉजिकल यूनिट के पास में वो स्टेटमेंट जाते हैं जिनमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल 1 इज़ लेस देन 2, तो जैसे ही ये इसमें ये लेस देन का यूज़ किया हुआ है, ये लॉजिकल यूनिट के पास जाएगा और फिर लॉजिकल यूनिट ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये सही है या गलत। मतलब वो इसका आंसर या तो ट्रू में देगा या तो फॉल्स में देगा। और हमने ये समझा है कि ट्रू 1 होता है और फॉल्स 0 होता है। और 1 इज़ लेस देन 2, ये स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर ट्रू आएगा लॉजिकल यूनिट से। फिर 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये स्टेटमेंट गलत है तो इसका आंसर 0 आएगा। लेस देन और इक्वल टू में आपको मैं 2 एग्जांपल्स बताता हूँ। 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि हाँ 1 इज़ लेस देन 2। और 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 का आंसर भी 1 आएगा क्योंकि इक्वल टू वाली कंडीशन भी चलती है। वैसा ही इसके लिए, और दोनों के लिए सेम रहता। डिस्कस कर लेते इक्वल टू और ये क्या चीज़ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी लॉजिकल यूनिट को पास किया 1 इक्वल टू 1, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। इसका मतलब सिंपल है कि लेफ़्ट में जो वैल्यू है और राइट में जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अगर आप 1 इक्वल टू 5 भेजेंगे तो वो आपको 0 रिटर्न कर देगा, मतलब कि फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस स्टेटमेंट का इसका जस्ट अपोजिट 1 नॉट इक्वल टू 1, इसमें नॉट इक्वल होना चाहिए तो ट्रू आएगा, तो इसमें तो इक्वल है तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ये आप पूरा फॉल्स भी लिखिएगा और 0 ब्रैकेट में लिखिएगा। और 1 नॉट इक्वल टू कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, 100 ले लेते, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, मतलब कि नॉट इक्वल है। उसके बाद में फोर्थ टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में अभी के लिए आप सिर्फ नाम लिख लीजिए और सिंबल बना लीजिए। 2 बार एंड वाला साइन बना लीजिए, ये होता है एंड ऑपरेटर। और 2 बार ऐसी स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, ये होता है और। इसका यूज़ हम आगे चल के समझेंगे, अभी फ़िलहाल मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
फिफ्थ पे बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती। हमने लास्ट सेशन के एंड में डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की उतनी इम्पोर्टेंस होती है जितने की एड्रेस की इम्पोर्टेंस होती है। ये जो चीज़ होती है एक एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर होता है ये जो जिससे हम एंड लिखते हैं ना, वो एड्रेस ऑपरेटर होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एम्परसेंड। ये भी लिख लीजिए आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल। अब समझते हैं कि एड्रेस होता क्या है। अब हमें प्रोग्राम रन करना है। प्रोग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया INT टाइप का x, मतलब कि 4 बाइट्स हमने x को एलोकेट कर दी। अब हमारे पास में कंप्यूटर के पास में होती है रैम। अगर आप किसी बिल्कुल ही लो कॉस्ट सिस्टम पे है, किसी एवरेज सिस्टम में है, तो भी एटलीस्ट आपके पास में 4 GB रैम तो होगी सही। तो अब हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करके हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स 4 GB रैम के लिए, तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या आप देख सकते हैं 4 × 1024, सॉरी 4 × 1024 इस पर्टिकुलर से आए हम। ये हमारे पास में नंबर ऑफ MB है। अब MB को हम KB में कन्वर्ट करेंगे तो एक और बार 1024। अब हम KBs में आ गए तो ये KBs की वैल्यू है। अब KBs में भी एक KB में 1024 बाइट्स होते हैं। तो अब जाके हम अब आए बाइट्स में, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 67,049 लाख और अप्रॉक्सीमेटली आपके पास में 430 करोड़ बाइट है। अप्रॉक्सीमेटली लिया मैंने, 429 करोड़ कुछ था तो मैंने 430 पे उसको अप्रॉक्सीमेटली। अब 430 करोड़ बाइट्स में से मान लीजिए कि इस INT का आगे जाके यूज़ होता है x = 10। अब 10 का सबसे पहले बाइनरी निकलता है। अब उस बाइनरी को इन 430 करोड़ बाइट्स में से कौन सी 4 बाइट्स में रखना है, ये डिटरमाइन करते हैं हम एड्रेस से। जब भी जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही उसको एक एड्रेस अलॉट हो जाता है। इससे हमें एक नई चीज़ पता चली, ये आप इंग्लिश में थ्योरी लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। ऑल वेरिएबल्स हैव at least 2 values associated with them. Number 1, its value. Number 2, its address. अब हम जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए ये हमने वेरिएबल, अब हम प्रोग्राम में जब भी x लिखेंगे, x से हम डिनोट करेंगे उसकी वैल्यू। और जैसे हमने प्रोग्राम में कहीं पे लिखा %x, तो इससे हम उसका ये x की वैल्यू %x से हम डिनोट करेंगे x का एड्रेस। ये क्लियरली आप ऐसा लिख लीजिए। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैं एक प्रोग्राम बनवाऊंगा, आपको उस प्रोग्राम का इनपुट और आउटपुट लिखना है। हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये प्रोग्राम आपको कहीं काम नहीं आएगा, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करवा देंगे, ताकि हमें पता चले कि एड्रेस होता कैसा है, एड्रेस का नंबर मतलब किस टाइप का होता है, या फिर वो कैसे किसी वेरिएबल को एलोकेट होता है। ये सब समझने के लिए हम उसको एक बार प्रिंट करा के देख लेंगे। इसके लिए हम वापस से उसी प्रोग्राम को
एडिट करके और वापस से उसी को कंपाइल कर लेंगे। इसमें हम प्रिंट एफ, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। परसेंटेज हम इसमें पी लेंगे क्योंकि हमें एड्रेस प्रिंट कराना है। ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही बताता हूँ। परसेंटेज पी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो हेक्साडेसिमल का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है और एड्रेस की वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि उसको हम हेक्साडेसिमल में ही प्रिंट करा सकते हैं। कॉमा %, इसके पहले हम इसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी असाइन करा देते हैं, x=10। यहाँ पर हम printf वैल्यू ऑफ x इस %d\n, यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए x की। ये यहाँ पर हम लिख देते हैं एड्रेस ऑफ x इन हेक्साडेसिमल इस %p। एंड में हम करा देते हैं रिटर्न 0। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो भी दो वैल्यू एसोसिएटेड है वेरिएबल से वो क्या होती। gcc test.c a.out। अब ये देखिए आप, वैल्यू ऑफ x इज 10 परफेक्ट प्रिंट हुआ। एड्रेस ऑफ x इन हेक्साडेसिमल इज, ये जो वैल्यू है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू आई 8 तक। तो अब हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये है हमारे x का एड्रेस, ये भी आप लिख लीजिए। ये जो आउटपुट है टर्मिनल वाला, ये लिखने के बाद में इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट भी लिख लीजिए। उसके बाद बस इस सेशन की एक लास्ट चीज़, आईएनटी टाइप को 4 बाइट्स एलोकेट होती है। फॉर एग्जांपल ये 4 बाइट्स एलोकेट, हम वही हमारा x ले लेते हैं, x नाम का वेरिएबल है, तो ये 4 बाइट x को एलोकेट हो गए। तो अब इन चारों बाइट्स में से जो अभी एड्रेस प्रिंट हुआ स्क्रीन पे %x को प्रिंट करने से, प्रिंट में हमने %x पास किया, तो जो एड्रेस प्रिंट हुआ अभी, जो भी ये जिसका हमने हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करके ये जो एड्रेस प्रिंट हुआ है, तो हम देखेंगे कि ये इन चारों बाइट्स में से किसका एड्रेस है। तो उसका आंसर है कि इस पर्टिकुलर बाइट का फर्स्ट बाइट का एड्रेस है वो। बाकी तीनों बाइट्स का सिग्निफिकेंस रहता है, लेकिन वो सिर्फ वैल्यू के हिसाब से रहता है। एड्रेस का सिग्निफिकेंस सिर्फ इस वाली बिट के हिसाब से रहता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर बाइट को बेस बाइट भी कहते हैं। अब हम सिर्फ एक लास्ट चीज़ समझेंगे, उसके बाद इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। हम इस बार 2 वेरिएबल्स एलोकेट कराएंगे आईएनटी टाइप के, और फिर उनका एड्रेस प्रिंट कराएंगे। उसके एड्रेस प्रिंट कराने के बाद में दोनों में हम एक चीज़ एनालाइज करेंगे, वो मैं आपको साथ ही में समझाऊंगा। एक और प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको, मैं इसी में ही एडिट करूँगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा दोनों। चलिए, मैं एडिट नहीं करता, मैं भी पूरा ही लिखता हूँ। INT(x, y), उसके बाद में हम डायरेक्ट printf, इसमें मैं वैल्यू भी असाइन नहीं करा रहा, जो मुझे समझाना है उसका एसोसिएशन वैल्यू से है ही नहीं।
फर्स्ट लाइन में हमने x का हेक्साडेसिमल एड्रेस प्रिंट कराया, सेकंड लाइन में y का हेक्साडेसिमल एड्रेस प्रिंट कराया। अब इन पर्टिकुलर में आप देखिए, भले से ये हेक्साडेसिमल है, लेकिन हेक्साडेसिमल में ये जो 4 है और ये 8 है, मतलब कि इन दोनों के बीच में, फॉर एग्जांपल अभी हम सिर्फ मान लीजिए ये 3 डिजिट्स को कंसिडर करते हैं। एक की वैल्यू हमारे पास में आई 948 और 944, 948 और 944। ये जो 944 बाइट है, ये फॉर एग्जांपल ये 944 होगी, उसके बाद में एक 945, ये 946, ये 947, उसके बाद में ये जो 948 है, ये एड्रेस आ रहा है वाई का, और ये वाला एड्रेस आ रहा है हमारा एक्स का, या फिर जो भी है अपोजिट है। मेरा सिर्फ समझाने का मोटिव है आपको। ये 949 होगी, यहाँ पर 950, ये 951, उसके बाद में 952 होगी। देख ही लेते हैं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाली जो है वो x की है, तो फर्स्ट वाली है 48 वाली, मतलब कि 48 वाली जो है वो x की है। ये जो है वो x का एड्रेस है और ये जो है वो y का एड्रेस है। अब इससे हमें एक बात प्रूफ हो गई कि INT टाइप के वेरिएबल को 4 ही बाइट एलोकेट होते हैं। ये गिन लीजिए आप, 4 ही बाइट है। और इससे हमें ये भी पता चला कि जब एड्रेस में कुछ कैलकुलेशन होता है तो एड्रेस जिस टाइप का होता है वो उसके हिसाब से जंप करता है। फॉर एग्जांपल हमने INT टाइप के एलोकेट करा, इसलिए उसने मान लिया कि ये भी 4 बाइट का, ये भी 4 बाइट का है। तो जब उसने x को एड्रेस दिया तो x को 944 दे दिया, लेकिन उसके बाद में 3 जो बाइट्स थे वो छोड़ दिए x के लिए, और जो अगला बाइट था उसका एड्रेस उसने y को दिया, और उसके आगे के 3 एड्रेस उसने छोड़ दिए y के लिए, सॉरी x के लिए। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार। वो x और y में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। जब सिस्टम ने x और y पढ़ा तो सबसे पहले मान लीजिए कि y के लिए वैल्यू एलोकेट करी, तो y को उसने 944 से लेकर 947 तक ये 4 बाइट्स एलोकेट कर दिए, और फर्स्ट वाले का एड्रेस y का एड्रेस बना दिया जो कि 944। उसके बाद में जब उसको x की वैल्यू एलोकेट करनी थी तो उसने इन 3 y में से एक को भी नहीं छड़ा, एक नया लिया और उसके आगे के 3 भी x को एलोकेट कर दिया, और उसका फर्स्ट वाले का एड्रेस उसने x का एड्रेस बना दिया। आई होप आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी भी आप थ्योरी लिख लीजिएगा, प्रोग्राम लिख लीजिएगा, हेक्साडेसिमल लिख लीजिएगा। ये जो थ्योरी है 944 948 वाली, ये पूरी अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद में कुछ एक छोटा सा डिस्कशन भी करना था आपसे कि मैं नोट्स लेक्चर के साथ में प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए तो आप लेक्चर देख के उतने अच्छे मन से नोट्स नहीं बना पाएंगे, और अगर लेक्चर देख के आपने नोट्स नहीं बनाए तो फिर लेक्चर देखने का कोई मतलब ही नहीं। भले से आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप हिंदी में नोट्स बना सकते हैं, इंग्लिश में नोट बना सकते हैं। नोट्स किसी भी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नोट सिर्फ ऐसे होने चाहिए कि अगर आप 1 साल बाद 2 साल बाद पढ़ें तो आपको सब कुछ समझ आ जाए। उसके बाद में ये शायद 7th या फिर 8th लेक्चर है। इधर तक अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको थोड़ा बहुत नहीं तो आधा अधूरा ही सही, लेकिन समझ में तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। तो आई रेकमेंड कि आप आपके फ्रेंड से भी इस चैनल के बारे में शेयर करें और ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो जब भी आप कंप्लीटली देखते हैं तो उसके बाद में एक कमेंट छोड़ दीजिएगा मेरे लिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा कंटेंट बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।